प्यारे बच्चों, आज का विषय है दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पहले थोड़ा सा हम आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बताएंगे। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण व्यापक रूप से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण लिखे गए हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 11। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको कंपेयर करें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 तो हमारा जो c है ये दूसरे साइड में पक्षांतर कर दिया गया है, यानी c इक्वल टू यहाँ -11 होगा, यहाँ पर c इक्वल टू -13 होगा। और a इक्वल टू जैसे ax उसकी जगह पर लिखा गया है 1x, अर्थात a इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू 2 होगा और c इक्वल टू -11। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में अगर हम देखें तो a का मान 2 है, b का मान 1 है और c का मान -13 है। अब हमें यहाँ इन समीकरणों को हल करना है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफ विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं और बीजगणित विधि से हल कर सकते हैं, जिसको क्रम से इंग्लिश में ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। अब यहाँ हमारे पास में दो समीकरण हैं। दो समीकरण हमने क्यों लिया है? जब दो वेरिएबल होगा तो दो समीकरण भी लेना होगा, तभी उसको हल किया जा सकता है। अगर हम एक समीकरण लेते हैं तो एक समीकरण से हम निश्चित हल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक समीकरण में x का कोई मान आप लीजिए, कोई वास्तविक मान लीजिए, y को एक वास्तविक मान प्राप्त होगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन आप लिख लेंगे तो उसमें x के हर एक मान के लिए y को एक मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अनंत हल हो जाएंगे। इसलिए अद्वितीय हल के लिए ये आवश्यक है कि हमको दो इक्वेशन लेना होगा और उन दोनों इक्वेशंस को हम कब सॉल्व कर सकते हैं, कब नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पर। जैसे यदि x और y का जो गुणांक है दोनों समीकरणों में, इनका अनुपात बराबर नहीं है, तभी हम इसको हल करके अद्वितीय हल प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 क्या है? पहले समीकरण में x का गुणांक। b1 क्या है? पहले समीकरण में y का गुणांक। और इसी प्रकार से a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक और b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक होता है। यदि दोनों समीकरण से a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तभी हम दोनों समीकरणों को हल करके अद्वितीय हल प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस समीकरण पर विचार करें तो हमारा a1/a2 1/2 है
और B1/B2 2/1 है, दोनों बराबर नहीं हैं, अतः हम यहाँ पर समीकरण को हल करके अद्वितीय हल प्राप्त कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास, जैसा हमने बताया, 4 विधियां हैं। हम चारों विधियों में यहाँ पर 3 विधियों द्वारा इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रतिस्थापन विधि पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको कहते हैं, प्रथम विधि, फर्स्ट मेथड। प्रथम विधि यानी फर्स्ट मेथड में हम किसी एक समीकरण को हल करके एक चरराशि का मान दूसरे चरराशि के रूप में निकालते हैं। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान y के रूप में लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, तो हल करेंगे x + 2y = 11, तो x = क्या हो जाएगा 11 - 2y। x + 2y = 11 है, तो x = 11 - 2y। ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए एक को हल करेंगे, हल करके x का मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, और अगर यदि आप 2 को हल करके x का मान निकालते हैं तो 1 में रखेंगे। तो यहाँ हम 2 में रखेंगे, x = 11 - 2y लिखना है। यहाँ पर 2x है, तो 2 × 11 - 2y प्लस y = 13। ये ब्रैकेट खोल दीजिए, 22 - 4y प्लस y = 13। 22 - 3y = 13 -3y = 13 - 22 -3y = -9। माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ y = 9/3 = 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1
एक में रखने पर, तो y इक्वल टू 3 यहाँ रखेंगे तो 3 दूनी 6, यानी x प्लस 6 इक्वल टू 11। तो x इक्वल टू 11 माइनस 6, तो x इक्वल टू 5। और आपका आंसर आ गया। यहाँ आप आंसर लिख देंगे, आंसर x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हमने इसको सॉल्व किया। हमने यहाँ पूरा लैंग्वेज हिंदी में प्रयोग किया है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जब इसको देखेंगे तो जहाँ हमने लिखा है समीकरण 1 को हल करने पर आप लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 11 implies that x equal to 11 minus 2y. Now putting the value of x in equation second we get, अब आप इसमें रखेंगे तो 2 इंटू एक्स के स्थान पर 11 माइनस 2y आ गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 इंटू 11 22, 2 इंटू 2 4, तो 22 माइनस 4y प्लस y इक्वल टू 13। नाउ माइनस 4y प्लस y इक्वल टू माइनस 3, देयरफॉर 22 माइनस 3y इक्वल टू 13। नाउ माइनस 3y इक्वल टू 13 माइनस 22, और 3y माइनस 3y इक्वल टू माइनस 9, माइनस माइनस प्लस हो गया है, y इक्वल टू 9/3 इक्वल टू 3। अब यहाँ आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट वी गेट x प्लस 6 इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11 माइनस 6 और x इक्वल टू 5। नाउ आंसर x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3। तो अब हम इसको मिटा करके आपको इसी सवाल को हम विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं द्वितीय विधि। द्वितीय विधि, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में किसी एक चर राशि का गुणांक बराबर करते हैं। अब हम यहाँ पर y का गुणांक बराबर कर रहे हैं। y का गुणांक बराबर करने के लिए यदि हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दें तो यहाँ 2y है, यहाँ भी 2y हो जाएगा, यानी दोनों समीकरणों में y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लिख रहे हैं समीकरण 2 को 2 से गुणा
करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर यहाँ हो गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 26। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम एक में से 3 को घटा दें तो 2i कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर एक को लिखिए x प्लस 2y इक्वल टू 11, यहाँ 2x 2 नहीं 4x, सॉरी 4x प्लस 2y इक्वल टू 26। अब हम चूंकि एक में से 3 को घटा रहे हैं तो जिसको घटाया जाएगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। जिसको घटाएंगे उसका चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे हम 1x और -4x, तो 1 -4 होगा तो कितना आएगा यहाँ -3x। ये आपका 2i कट गया और 11 - 26 है, यहाँ आएगा -15, माइनस माइनस प्लस। अब x इक्वल टू ये कितना हो गया 15 और बटे 3 हो गया। x इक्वल टू आपका हो गया कितना 5, x इक्वल टू 5 आया। अब आगे x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 5 है। हाँ, तो x बराबर 5 है, यहाँ हो जाएगा 5 + 2y, 5 + 2y इक्वल टू 11, 2y इक्वल टू 11 - 5, 2y इक्वल टू 6।
तो y इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। अब आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3। अब इसे इंग्लिश में लिखने के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे सेकंड मेथड में, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई 2 वी गेट 4x प्लस 2y इक्वल टू 26। नाउ subtracting equation third from equation first, we get x plus 2y equal to 11 और माइनस 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब घटाने पर यहाँ हमने चिन्ह बदल दिया। घटाने के बाद में आपको यहाँ प्राप्त होगा x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 3x एंड 11 माइनस 26 इक्वल टू माइनस 15। फिर माइनस माइनस प्लस होगा, 2y माइनस 2y कट गया। नाउ 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/3 और x इक्वल टू 5। नाउ putting the value of x in equation first, we get 5 plus 2y equal to 11, 2y equal to 11 minus 5 और 2y equal to 6 और y equal to 6/2 equal to 3। and therefore answer is x equal to 5 and y equal to 3। ये आपका द्वितीय विधि रहा, जिसको हम हिंदी में विलोपन विधि और इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब हम आपको इसी प्रश्न को वज्र गुणन विधि के द्वारा सॉल्व करके बताते हैं। यानी तृतीय विधि। तृतीय विधि या थर्ड मेथड, इसमें प्रथम समीकरण में x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर पद को c1 से निरूपित किया जाता है। यदि अचर पद बाएं साइड में है तो जितना लिखा है अचर पद उसी को c1 लेंगे, और यदि दाहिने साइड में है अचर पद तो c1 को लेते समय जो भी दाहिने साइड में लिखा गया है उसका चिन्ह बदल करके लिया जाएगा। वैल्यू वही रहेगी लेकिन चिन्ह बदल दिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 लेंगे, y का गुणांक b2 और अचर पद पहले ही समीकरण के समान c2 लिया जाएगा। अब यहाँ पर पहले यहाँ हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर a1 इक्वल टू 1, हमारा x का गुणांक कितना है, गुणांक मतलब कोफिशिएंट, जिसको आप इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, उसी को हिंदी में गुणांक कहा जाता है। तो x का गुणांक 1, a इक्वल टू 1, a नहीं a1 सॉरी a1 इक्वल टू 1, b1
इक्वल टू 2 एंड C1 इक्वल टू -11। ध्यान दीजिएगा, C1 इक्वल टू -11 होगा क्योंकि दाहिने साइड में लिखा है। अब A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 1 एंड C2 इक्वल टू -13। अब आगे जो हम लिखने जा रहे हैं इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और वैसे इस स्टेप को आप याद कर लें तो अच्छा रहेगा। x अपान यहाँ पर y अपान, फिर बराबर लगाकर यहाँ पर 1 अपान, x के नीचे B1 B2 C1 C2। इस स्टेप को आप याद कर लें, B1 B2 C1 C2, y अपान C1 C2 A1 A2, फिर 1 अपान A1 A2 B1 B2। इसके बाद हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान रखेंगे। x अपान B1 2 है, B2 1 है, तो ये आपका हो गया 2 1। C1 C2 -11 -13, -11 -13। और फिर C1 C2, ये स्टेप यहाँ चला गया तो ये दोनों उठा करके यहाँ रख देंगे हम। यहाँ बराबर लगाइए और यहाँ y अपान, फिर -11 -13, -11 और -13, ये हो गया। फिर A1 A2 1 2 1 2, फिर उसके बाद 1 2 1 अपान A1 A2 अर्थात 1 2, और फिर B1 B2 2 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर तिरछा गुणा होता है, इसी को बज्र गुणन कहा जाता है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। और इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के कारण ही इस विधि को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बज्र गुणन विधि कहा जाता है। x अपान, अब देखिए गुणा करने का तरीका, -13 × 2 करेंगे, ये आया -26। इसके बाद माइनस लगाना मत भूलें, और माइनस लगाने के बाद में जहाँ तक हो ये गुणनफल आप ब्रैकेट में लिखें, माइनस हो या प्लस जो भी हो आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। -11 -26, फिर माइनस इसका गुणनफल -11। ठीक ऐसे ही y अपान यहाँ -11 2 जा -22, फिर माइनस, और यहाँ हो जाएगा -13 इक्वल टू 1 अपान ये कितना हो जाएगा
1 1 जा 1, फिर माइनस 2 2 जा 4, 1 माइनस 4। अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो x अपान -26 प्लस 11 इक्वल टू y अपान -22 और प्लस 13 इक्वल टू 1 अपान -3। कितना हो गया? आगे x अपान -26 प्लस 11, ये हो गया -15। फिर यहाँ y अपान -22 प्लस 13, 13 9 22, यानी -9 इक्वल टू 1 अपान -3। ये तीनों माइनस है, इसलिए हम प्लस कर सकते हैं इसको, ऐसे आप कर सकते हैं। इसको हमने प्लस कर दिया। अब इधर साइड में x अपान 15 इक्वल टू 1 अपान 3 एंड y अपान 9 इक्वल टू 1 अपान 3। तो x इक्वल टू 15 अपान 3 एंड y इक्वल टू y इक्वल टू 9 अपान 3, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3। दैट इज आंसर। तो इसमें तो कई कई शब्द इंग्लिश में लिखा गया है, और इसमें चाहे हिंदी के बच्चे हों चाहे इंग्लिश के हों, कोई फ़र्क नहीं है हमारे समझ से। आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। अब आप इसको उतार सकते हैं।